आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो इतिहास का। आज पढ़ाने वाला हूँ मगध जनपद का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से वहाँ के राजवंश का उदय हुआ, कौन कौन से राजा बने। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मगध जनपद का उत्कर्ष। मगध जनपद की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, मगध जनपद की जो शुरुआत होती है बृहदत्त के द्वारा मगध जनपद की स्थापना की जाती है। ठीक है, बृहदत्त मगध जनपद का सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक रहा है। अब देखिए, इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी राजगृह, और राजगृह को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसका उत्तराधिकारी आया जरासंध। बृहदत्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जरासंध। ठीक है, इसके बाद मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है, हर्यक वंश। मगध पर नए राजवंश का उदय हुआ। कौन सा वंश आया अगला? तो हर्यक वंश आया। अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार। अब देखिए, बिंबिसार गद्दी पर कब बैठता है? राज्याभिषेक होता है इसका 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार मगध का राजा बना। अब देखिए, जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब बिंबिसार भारत का पहला ऐसा राजा हुआ है, कई बार प्रश्न आया है, जिसे ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कार्य किया। या भारत में पहला ऐसा राजा कौन हुआ जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की हो, तो वो था बिंबिसार। अब देखिए, बिंबिसार ने क्या करा? तो बिंबिसार ने बृहदत्त, ये ब्रह्म नहीं है, बृहदत्त है। ठीक है, बृहदत्त ये अंग राज्य का राजा था। ठीक है, इसको हराया और अंग को मगध में मिला लिया। देखिए, बिंबिसार ने अंग को किस में मिलाया? मगध में। मगध जनपद का पार्ट बना दिया इसको। ठीक है, और अंग का राजा कौन था उस समय? तो बृहदत्त था। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, अब इसकी राजधानी क्या है बिंबिसार की? तो बिंबिसार की राजधानी है राजगृह या गिरिब्रज। इसने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो 52 वर्ष तक इसने शासन किया मगध पर, बिंबिसार ने। इसके बाद बिंबिसार के राजवेद कौन थे? ये प्रश्न पीएससी प्री में पूछा गया था कि बिंबिसार के राजवेद कौन थे। तो जीवक बिंबिसार के राजवेद थे। ठीक है, कौन थे? बिंबिसार के राजवेद जीवक थे। और जीवक को बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। जो गौतम बुद्ध थे उनकी सेवा के लिए किसको भेजा था? तो जीवक जो इसके राजवेद थे, ये बिंबिसार के द्वारा बुद्ध की सेवा के लिए भेजे गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है हमारा, अब देखिए, अवंतिका जनपद थी उस समय, उसके राजा कौन थे? प्रद्योत। ठीक है, ये पीएससी प्री में पूछा था कि जीवक को बिंबिसार ने किस राजा की सेवा के लिए भेजा था। तो अवंतिका जनपद के राजा कौन थे? प्रद्योत, जिन्हें पांडु रोग हुआ था। कौन सा रोग हुआ था? पांडु रोग से ग्रसित थे। और उस समय बिंबिसार ने जीवक उसके राजवेद थे, चिकित्सक थे। जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा। ठीक है, सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, सेवा के लिए भेजा था, उनकी उपचार करने के लिए भेजा था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद देखिए, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया? तो बिंबिसार ने अपना साम्राज्य वैवाहिक संबंध बनाकर विस्तार किया था। उसने मतलब वैवाहिक रिलेशन के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखिए, उसने किस प्रकार से किस राजा से विवाह किया, किसकी पुत्री से विवाह किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो देखिए, इसने कौशल नरेश, कौन से नरेश? कौशल राज्य था उस समय, तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। ठीक, किससे विवाह किया था इसने? महाकौशला से विवाह किया। और ये किसकी बहन थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इसी प्रकार से उसने वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया तथा मध्य देश, आधुनिक पंजाब, मध्य देश किसे कहा जाता है? आधुनिक पंजाब क्षेत्र को, की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। तो इसने 3 विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखिए, इसकी हत्या कब हो जाएगी बिंबिसार की? तो बिंबिसार की हत्या हो जाती है 493 ईसा पूर्व। बिंबिसार की हत्या कर देता है इसका पुत्र। ठीक है, बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? इसका पुत्र अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस नाम से जाना जाएगा? कुणिक। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? कुणिक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद तो बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या कर दी। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु। ये नोट कर लें आप, अजातशत्रु। ठीक है,
अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु किस नाम से जाना जाता है, तो कुणिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और राजा कौन बन गया, अजातशत्रु बन गया। अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म। जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया, तो 52 वर्ष तक ये मगध का राजा बना रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी भी हत्या कर देगा इसका बेटा। इसका बेटा कौन था, इसका पुत्र, तो इसका पुत्र था उदाईन। उदाईन ने हत्या कर दी भैया अजातशत्रु की 461 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ भी पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। उदाईन अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, अब हत्या हो गई। अब देखिए उदाईन फिर इसके बाद 461 ईसा पूर्व इसका राज्य अभिषेक होता है, ये राजा बन जाता है मगध का। अब ये एक नया नगर बसाता है, कौन सा नगर बसाता है, पाटलीग्राम। और यही पाटलीग्राम वर्तमान में पाटलिपुत्र बनता है बाद में, और फिर बनेगा पटना। ठीक है, शेरशाह सूरी इसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन करता है पटना के नाम से। ठीक है, तो देखिए इसकी हत्या हो गई। उदाईन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी 461 ईसा पूर्व, और मगध का राजा कौन बन गया, अगला उदाईन। और इसने पाटलीग्राम की स्थापना की और इसी को अपनी राजधानी बनाया। इसने किसको राजधानी बना लिया, पाटलीग्राम को। पाटलीग्राम को ही क्या बनाया, इसने अपनी राजधानी बनाया। और ये कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब देखिए इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ। ठीक है, हर एक वंश का अंतिम राजा कौन होता है, नागदशक। अब देखिए नागदशक की हत्या हो जाएगी आगे, क्या होगा अब नागदशक का, नागदशक की हत्या कर देगा। नागदशक की हत्या उसका मंत्री करता है। ठीक है, देखिए नागदशक को उसके आमात्य मतलब मंत्री, उसके मंत्री का नाम क्या था, शिशुनाग। इस नागदशक का मंत्री कौन था, शिशुनाग। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व नागदशक की हत्या कर दी। ठीक है, अपदस्थ किया उसको और स्वयं राजा बन जाएगा। ठीक है, पद से हटा दिया और स्वयं राजा बन जाता है और बाद में उसकी हत्या भी करवा देता है। अब शिशुनाग ने मगध पर एक नए वंश की नींव रखी। कौन सा वंश आ जाता है मगध पर, शिशुनाग वंश। मगध पर नए राजवंश का उदय हुआ, शिशुनाग वंश का। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाई, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को राजधानी बना दी। ठीक है, अब नागवंश की राजधानी क्या है, वैशाली। पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसके पहले राजगृह थी। राजगृह से उदयन पाटलीग्राम की स्थापना करता है और उसको राजधानी बनाता है। और उसकी हत्या उसके बेटा कौन रहेगा, नागदशक। नागदशक की हत्या कौन करेगा, शिशुनाग। और शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर किसको बना ली, वैशाली को राजधानी बना ली अपनी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। अब देखिए कालाशोक इसका उत्तराधिकारी हुआ और इसने राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। अब वैशाली से फिर राजधानी कहाँ चली जाएगी, पाटलिपुत्र। मतलब कालाशोक ने राजधानी फिर पाटलिपुत्र बना ली। और इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा, शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा रहता है। इसके बाद मगध पर फिर एक नए राजवंश का उदय होता है, नंद वंश का। कौन सा वंश आ गया मगध पर, नया नंद वंश। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, नंद वंश मगध का एक नया राजवंश आया। अब देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंद वंश कई बार पूछा गया है। पिछली पीएससी प्री में भी आया था कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। और इस वंश का अंतिम राजा कौन रहेगा, घनानंद। कौन था इस वंश का अंतिम राजा, घनानंद। अब घनानंद को कौन हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व। और मगध पर फिर एक नए राजवंश का उदय होगा, मौर्य वंश का। मगध पर कौन सा वंश आएगा इसके बाद, मौर्य वंश। अब देखिए ये नंद वंश तक आ गया, अब हमें पढ़ना है मौर्य वंश। मौर्य वंश के पहले हम थोड़ा सा सिकंदर भारत आता है वो पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजी रहेगा। ठीक है, सिकंदर भारत में किस प्रकार से प्रवेश करता है और क्या क्या था उसका, कौन कौन से युद्ध वगैरह लड़ा है, कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए सिकंदर की बात करते हैं। अब देखिए सिकंदर का जन्म कब होता है, तो 556 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। ये अगला टॉपिक है अब हमारा सिकंदर है। इसके बाद हमारा अगला वंश आएगा कल मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सिकंदर का जन्म हुआ था 556 ईसा पूर्व। अब देखिए इसके पिता का नाम क्या था सिकंदर के, तो फिलिप। इसके फादर कौन थे, फिलिप इसके पिता थे। फिलिप 559 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। ये कहाँ का शासक बना था, मकदूनिया। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना,
मकदूनिया का शासक था फिलिप, जो इसके फादर थे। इसकी हत्या मतलब किसकी? फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व कर दी जाती। फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व हो गई। फिर इसका बेटा जो था सिकंदर, वो शासक बनता है। कौन बनेगा शासक अगला? तो सिकंदर अगला शासक बना। सिकंदर कहाँ का शासक बना? तो मकदूनिया का। अब देखिए सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के गुरु कौन थे भैया? अरस्तु थे, ठीक है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु को ही एरोस्टोल कहा जाता है, ठीक है, ये विषय ध्यान रखना। इसके बाद देखिए सिकंदर ने भारत विजय के लिए अभियान कब चलाया? भारत जीतने के लिए कब निकला है, कब अभियान चलाया? तो 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व इसने भारत विजय के लिए अभियान चलाया सिकंदर ने। अब देखिए सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ये थल सेनापति था, ठीक है, ये स्थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के आगे युद्ध होंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे। तो सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अब देखिए सिकंदर का ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था पंजाब के शासक से, ठीक है, जिसे हाइडेस्पिस या झेलम या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई बार पूछा गया। तो देखिए एक स्लाइड लेके मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। झेलम का युद्ध कहते हैं उसको, झेलम का युद्ध, ठीक है, या हाइडेस्पिस का युद्ध, ठीक है। तो ये किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। तो इसमें विजय किसकी होती है? सिकंदर की विजय होती है और पोरस की हार हो जाती है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये झेलम नदी बह रही थी और वहाँ पर बहुत घनघोर वर्षा होती, बहुत ज़्यादा बारिश होती, तो नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, ठीक है। तो कुछ समय ऐसा लग रहा था कि युद्ध में अटैक नहीं होगा, ठीक है, दोनों पक्ष शांत बैठे हुए हैं। अब ये क्या करता है जो सिकंदर था, ये देखिए यहाँ पर दोनों के शिविर लगे हैं, इधर आपका पोरस है और इधर कौन है? सिकंदर है, ठीक है। तो दोनों, ये सिकंदर अपने जो शिविर है उसके अंदर नाच गाना इस प्रकार से शो कर रहा है कि युद्ध करने की कोई संभावना नहीं है, नृत्य वगैरह हो रहा है, शराब वगैरह पी रहे हैं कुछ सैनिक। तो यहाँ पर जो पोरस बैठा है इसका इस साइड है, तो पोरस को लग रहा है कि अभी युद्ध नहीं होगा। अब सिकंदर क्या करता है, अपनी कुछ सेना को लेकर बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। फिर वहाँ जाकर देखता है कि जो झेलम नदी है वो छिछली हो जाती है, मतलब वो फैल जाती है, यहाँ पर इस टाइप से फैल गई। तो ये यहाँ से अपनी सेना को पार करवाता और ये सुबह इस पोरस की सेना के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब 30 किलोमीटर कुछ आगे जाता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है, पोरस के ऊपर, ठीक है। तो जब पोरस के ऊपर अटैक होता है तो ये सुबह सुबह अटैक करता है। उस समय पोरस की सेना ठीक से संगठित नहीं हो पाई थी, ठीक है, वो सुबह के कार्यकाज भी नहीं निपटा पाई और युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई थी पोरस की सेना। तो पोरस के ऊपर अटैक करता है, यहाँ पर पोरस की पराजय हो जाती है। कुछ समय तो ऐसा लग रहा था कि पोरस जीत जाएगा, परंतु पोरस का हारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसकी जो रथ सेना थी वो ठीक से युद्ध नहीं लड़ पाई, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उसके कारण उसके रथ के पहिए कीचड़ में धंस गए, तो रथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए पोरस हार जाता, नहीं तो सिकंदर को पोरस हरा देता। ये भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है, इसने भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यही बात कर रहे हैं हम। तो देखिए सिकंदर, तो देखिए ये क्या कह रहा है, सिकंदर को पंजाब का शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक है, पोरस को, सिकंदर को पोरस, पंजाब का शासक उस समय पोरस था, उसके साथ युद्ध करना पड़ा। और जिस युद्ध को क्या कहते हैं, हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं या झेलम का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो ये 323 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व का भी समय ध्यान रखें जरूर विषय, 323 ईसा पूर्व झेलम या हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिकंदर की सेना ने व्यास नदी का पश्चिमी तट पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। सिकंदर की सेना इतनी ज़्यादा दूर तक युद्ध करते करते आ गई थी कि उनको घर से निकले हुए 20 साल हो गए थे, लगातार युद्ध लड़ रहा था सिकंदर, ठीक है। जब 20 साल युद्ध करते करते हो गया तो उसकी सेना का जो मोरल था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। जब सैनिक आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे कि मैं मेरे बच्चे को 1 महीने या 2 महीने का छोड़कर आया था जब युद्ध पे निकला था, आज 20 साल हो गया, आज मेरा बेटा मुझ जैसा जवान हो गया होगा, ठीक है, या वो 20 साल का हो गया, वो युद्ध लड़ने जैसा हो गया होगा आज। तो ऐसे वो सब आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो उनके अंदर डिमोटिवेशन आता है, उनको घर की याद आने लगती है। तो वो सेना सिकंदर को मना कर देते कि व्यास नदी अब हम पार नहीं करेंगे, आगे अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो डिमोटिवेशन हो जाता है उसको यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए उसकी सेना को, तो फिर वो उसको मोटिवेट करता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिकंदर स्थल मार्ग से, ठीक है, स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत से लौट गया। भारत से रिटर्न कब हुआ है, तो 525 ईसा पूर्व वापिस रिटर्न कहाँ चले गया,
युद्ध सॉरी वो 526 ईस्वी में होता है, ठीक है, 326 ईस्वी में होता है, ठीक है। जो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध कब होता है, तो 326 ईस्वी में होता है। 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, और चेंज कर लेना थोड़ा सा। 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम का युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए सिकंदर की मृत्यु कब हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व। कब हो जाती है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर हो जाती है, तो ये बेबीलोन में हो जाती है। बेबीलोन एक स्थान है, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 33 वर्ष की अवस्था में मर जाता है सिकंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस, ठीक है। ये नाम जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। अब देखिए सिकंदर का प्रिय घोड़ा क्या था, जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, बाउकेफ्ला। ये बहुत उसका प्रिय घोड़ा था, ठीक है। अब देखिए इसी घोड़े के नाम पर झेलम नदी के तट पर एक नगर है बाउकेफ्ला। झेलम नदी के तट पर इसी घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया था उसने, बाउकेफ्ला। ये नाम लिखा है, नोट कर लें आप। तो देखिए सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, ठीक है, बाउकेफ्ला। ये घोड़ा कई बार पूछा गया है कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, बाउकेफ्ला। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी पर एक नगर बसाया था जिसे बाउकेफ्ला नगर कहा जाता है, ठीक। देखिए सिकंदर हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।